नमस्कार साथियों, आई एम अभिषेक कुमार और आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के लेखपाल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जलधि में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पद्मासन है जिसका, पद्मासन है जिसका। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका पार्वती, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी शंकर। तो पद्मासन शब्द जो है जिसके लिए संबोधित किया जाता है वो है सरस्वती जी के लिए संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। अगला प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। देखिए, संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा बी, अमर्ष। क्या होगा? अमर्ष होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है। अगला प्रश्न है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन शब्द कौन सा शब्द है? अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन होगा, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो ऑप्शन 4 दिए हैं। स्वागत, आसन, जाना, छानबीन। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, छानबीन। क्या होगा? ऑप्शन डी, छानबीन होगा। और अगला प्रश्न है, उक्त शब्द का विलोम है। अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। उक्त शब्द का विलोम है। तो बताइए 4 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा ए, अनुक्त। क्या होगा? विलोम। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्वज, परव्रत, पूर्वव्रत, परवर्ती। 4 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन होगा डी सही, परवर्ती। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, परवर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा शब्द तद्भव है आपको ये पहचानना है। तो ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी स्कंद, ऑप्शन डी कपास। इन चारों में से बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें से ऑप्शन होगा आपका डी, कपास। कपास शब्द जो है तद्भव शब्द है, जबकि दीन, स्कंद, अंधकार ये सब तत्सम शब्द है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम शब्द, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें बताना है कि तत्सम तद्भव शब्द का संगत युग्म कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए खरपट, खोपड़ी, ऑप्शन बी सतु सत्य, ऑप्शन सी पर्यक पलंग, ऑप्शन डी घोटक घड़ा। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा सी, पर्यक पलंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा, पर्यक पलंग। ये दोनों शब्द तत्सम तद्भव शब्द हैं, संगत हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, भूधर्व का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका बी सही होगा, भू धन उधर्व। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, भू धन उधर्व। भूधर्व का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरस में संधि प्रकार है। आपको बताना है कि नीरस में कौन सी संधि है। ऑप्शन है आपका विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि नीरस शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें संधि है विसर्ग संधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, नीरस शब्द में विसर्ग संधि है, जिसका संधि विच्छेद होगा नी धन रस, नीरस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए होगा आपका प्रत्याशित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी अप्रत्याशित। चारों में से आपको सही बताना कि कौन सा शब्द होगा जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसके लिए ठीक शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन आपका होगा डी अप्रत्याशित। ऑप्शन सही होगा आपका डी अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है अप्रत्याशित। अगला प्रश्न देखते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए, पढ़िए, बताइए कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसके लिए एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन है परनिंदक, बी ऑप्शन होगा सर्वनिंदक, सी ऑप्शन होगा छिद्रान्वेषी, ऑप्शन डी होगा आलोचक। चारों ऑप्शन कौन सही होगा। तो उसमें आपका ऑप्शन होगा सी छिद्रान्वेषी। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसके लिए एक शब्द होगा छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ होगा। अंधा बाटे रेवड़ी का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विकलांग व्यक्ति का शोषण करना, ऑप्शन बी अपनों को लाभ पहुंचाना, ऑप्शन सी अपना हित करना, ऑप्शन डी अंधेर मचाना। चारों ऑप्शन जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा बी अपनों को लाभ पहुंचाना। अंधा बाटे रेवड़ी का अर्थ होगा अपनों को लाभ पहुंचाना। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य क्या है। चार ऑप्शन दिए गए। चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए चिकना होना, ऑप्शन बी समृद्ध होना, ऑप्शन सी निर्लज होना, ऑप्शन डी भयभीत होना। चारों ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी निर्लज होना। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य है या अर्थ है निर्लज होना। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसी को आपको पहचानना है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है हम लोग आपका आभार मानते हैं, ऑप्शन बी तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ऑप्शन सी है अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ऑप्शन डी वह कमरे में जाकर सो गया। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका बी तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। ऑप्शन बी सही होगा, यही अशुद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। चार ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए यह उच्च कोटि का ग्रंथ है, ऑप्शन बी बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, ऑप्शन सी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ऑप्शन डी यह पत्र गोपनीय है। चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा प्रश्न है। किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, आपको चारों ऑप्शन से बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी यह पत्र गोपनीय है, यह वर्तनी अशुद्धि शब्द है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में आपको एक शब्द पुल्लिंग है, बाकी तीन शब्द जो है स्त्रीलिंग है। आपको उन्हीं से पहचानना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए आपका है भवदिया, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी संचालक। इसमें आपका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा ऑप्शन डी होगा संचालक, क्योंकि संचालक जो शब्द है ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा संचालिका होगा। क्या होगा संचालिका। जबकि आपका भवदिया डिबिया साध्वी ये तीनों शब्द पहले से ही स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। आपको बताना है कि हर कोई किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन चार दिए गए। ऑप्शन पहला आपका है सदैव बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी सदैव एक वचन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन होगा आपका सही डी सदैव एक वचन।
हर कोई शब्द जो है वो हमेशा एकवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। इसे बताना है कि मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसमें कौन सा कारक है। 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका बी कर्म कारक। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होता है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसमें कर्म कारक है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। इसमें आपको पहचानना कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। इसके पहले के प्रश्न में था कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अब इसमें पहचानना है क्वेश्चन में कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ए अछूड़े। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए अछूड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है। इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। तो जल्दी से बताइए कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए मैथिली शरण गुप्त। इनका जो नाम लिखा गया है वो अशुद्ध लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त नहीं होता, इसमें होता है मैथिली शरण गुप्त होता है। तो आपका ऑप्शन होगा ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। चारों ऑप्शन बताइए कि कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी इंद्री, ऑप्शन डी गज। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा डी गज। जो गज है वो गो का अर्थ नहीं होता है। गो शब्द का अर्थ होता है गाय। गो शब्द का अर्थ होता है गाय। और इसका गो शब्द का और अर्थ होता है नदी होता है, इंद्रिय होता है, माता होता है, वाणी होता है, पृथ्वी होता है, चंद्रमा होता है, घोड़ा होता है, गोदावरी होता है। इतना शब्द जो होता है गो का अर्थ होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। क्या कहता है इसमें। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है। इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं है बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है। बाधाएं कई हैं पर इनमें प्रमुख है अज्ञान। अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है। यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है और अपनी शिक्षा से उसे उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है। क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सभी दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का एकमात्र सही मार्ग है और सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है। और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्यों के दायित्व और नियति एक ही है। तो गद्यांश आपने पढ़ लिया। तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए। 4 ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है जीवन का एक आशय, मनुष्य की नियति, ऑप्शन सी भारतीय दर्शन और जीवन, ऑप्शन डी अज्ञान से मुक्ति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका सी भारतीय दर्शन और जीवन।
उपरोक्त गद्यांश का जो समुचित शीर्षक है उसका अर्थ है भारतीय दर्शन और जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक प्रश्न बहुत लंबा है, तो ऑप्शन ए आराम से पढ़िए। दर्शन जीवन का एकमात्र सही मार्ग है और सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है, और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्यों के दायित्व और नियति एक ही है। इसका ऑप्शन बी देखिए ध्यान से। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय है और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। ऑप्शन सी ध्यान से देखिए। दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी देखिए। भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं है बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए। इस नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्य को करना होता है। आपने चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लिया, तो जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है। यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है? चार ऑप्शन बताइए जल्दी से, ध्यान से देखिए। अज्ञान है, दायित्व है, नियति है, अनुशासन है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए अज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन होगा बी पूर्वी हिस्से से। किस हिस्से से संबंधित था? पूर्वी हिस्से से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? ध्यान से पढ़िए प्रश्न और आंसर दीजिएगा कि शाहजहां ने समझौता किया था कि अकबर ने, जहांगीर ने, किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था। तो चारों ऑप्शन से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा सी, जहांगीर ने। किसने समझौता किया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। रामानुज ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामदास। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी होगा रामानंद। किसको श्रेय जाता है? रामानंद को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति प्रारंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो चार ऑप्शन जल्दी से देखिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ऑप्शन बी करतार सिंह सराभा को फांसी देना, ऑप्शन सी कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। जल्दी से बताइए कि चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है। फिर से ध्यान से पढ़िए कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। आपको प्रमुख कारण बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा सी। कौन सा कारण था? कामागाटा मारू घटना। कौन सा घटना था? कामागाटा मारू घटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जल्दी से बताइए कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए है आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा
सी मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। पूछा है निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है या कितनी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 204, ऑप्शन डी 300। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कितने द्वीपों की संख्या है। निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें आप ऑप्शन सही होगा बी 22। द्वीपों की संख्या कितनी है? 22 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? चांदी का उत्खनन से संबंधित है, अंडा और चिकन का उत्पादन संबंधित है, ऑप्शन सी है कपास का उत्पादन, ऑप्शन डी है स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। जल्दी से बताइए कि चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी होगा अंडा और चिकन उत्पादन से। भारत में रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? जल्दी से बताइए वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। जल्दी से पढ़ के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन होगा सी सही होगा, सतलज है। सतलज नदी जो है उसका उद्गम भारत में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा को काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा पाई जाती है। चारों ऑप्शन बताइए कि कौन कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। बताइए कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें होगा ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात में। कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताइए जल्दी से कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा आपका तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही होगा। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की है। ऑप्शन ए स्थानीय, ऑप्शन बी केंद्रीकृत, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत, ऑप्शन डी ग्लोबल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो ऑप्शन सही होगा आपका सी सही होगा, विकेंद्रीकृत होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकेंद्रीकृत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य काल का अर्थ क्या है? शून्य काल का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, ऑप्शन बी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ऑप्शन सी सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, ऑप्शन डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। जल्दी से बताइए कि चारों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी होगा, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन कौन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए जल्दी से चारों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका बी राज्य के राज्यपाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 6वीं पंचवर्षीय योजना।
तो किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ? तो आपका ऑप्शन होगा ए सही होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह योजना जो कि 1974 से 1979 तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आपका ऑप्शन ए फैरड, ऑप्शन बी पॉइज, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी अर्ग। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी होगा, हर्ट्ज होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी हर्ट्ज। आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। ऑप्शन ए है विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक, ऑप्शन बी प्रतिरोध के प्रत्यक्षता अनुपातिक, ऑप्शन सी वोल्टता के व्युत्क्रम अनुपातिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए होगा, विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक। विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। 4 ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए, ऑप्शन पढ़िएगा, बताइएगा कि एसिटिलीन, ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए सही होगा, एसिटिलीन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो वह ऑप्शन होगा आपका सी क्रोमियम। रक्त में नहीं पाया जाना तत्व है क्रोमियम है, जबकि लौह, तांबा, मैग्नीशियम ये सभी तत्व लौह में पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्शन सही होगा आपका बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लाई एश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन कणकीय पदार्थ है, एस के लघु कण है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्लाई एश है, तो ऑप्शन होगा सी एस के लघु कण हैं। ऑप्शन सी सही होगा। फ्लाई एश है, एस के लघु कण हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए त्रिचूड़, ऑप्शन बी कार्तिगाई, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी पोंगल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी पोंगल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पोंगल। जल्लीकट्टू के साथ पोंगल जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आपका युवराज सिंह है, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी ब्रायन लारा, ऑप्शन डी एडम गिलक्रिस्ट। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा आपका ए युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17-18 सितंबर 2021 के बीच पोषक हितधारक महासम्मेलन 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया था? जल्दी से बताइए, करंट अफेयर है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी रायपुर। तो ऑप्शन सही होगा आपका बी हैदराबाद में। कहाँ सम्मेलन हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 से 29 सितंबर 2021 के बीच विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था?
26 से 29 सितंबर 2021 के बीच विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन डी लखनऊ। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका बी कोलकाता में। विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता शहर में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 से 23 सितंबर 2021 को विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है आपका जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ए जिनेवा में। कहाँ संपन्न हुआ था सम्मेलन? जिनेवा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? कौन सी प्रथा थी? महाजनी प्रथा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो चलिए ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा आपका ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए शतपथ ब्राह्मण में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए शतपथ ब्राह्मण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? कौन सा चैनल? किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? अभी चालू नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है आपका अभी चालू नहीं हुआ है, ऑप्शन बी 1 मई 2015 को, ऑप्शन सी 26 मई 2015 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2015 को। जल्दी से बताइए कि किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी 26 मई 2015 को। कब किया गया था? 26 मई 2015 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए बैगन, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी फूल गोभी, ऑप्शन डी बंद गोभा। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी टमाटर। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ध्यान से चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की ग्रामीण भारत की आबादी है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। ऑप्शन ए 83.3 करोड़, ऑप्शन बी 73.3 करोड़, ऑप्शन सी 37.3 करोड़, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट करके बताइए। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ए 83.3 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन, ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन। जल्दी से बताइए कि पीत क्रांति किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करिए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो जल्दी से बताइए कि किस पीत क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन होगा बी तिलहन उत्पादन से। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी भारत। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत है। जबकि दूसरे स्थान पे आपका चीन है। दूसरे स्थान पे आपका चाइना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए NIC, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी के कोसवानी, ऑप्शन डी सृष्टि। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो इसमें ऑप्शन होगा सी सही, कोसवानी। ऑप्शन सी सही होगा, कोसवानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट? सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। कहने का अर्थ है कि कितना रुपया वह जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है वह कितना रुपया खर्च करे कि उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें से। ऑप्शन है 32 रुपये, ऑप्शन डी बी 43 रुपये, ऑप्शन सी 50 रुपये, ऑप्शन डी 26 रुपये। जल्दी से बताइए। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए 32 रुपये। अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर वो 32 रुपये प्रतिदिन खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, उसे गरीब नहीं समझा जाएगा या नहीं माना जाएगा अगर वह प्रतिदिन 32 रुपये खर्च करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? ऑप्शन है गेहूँ, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो गन्ना है। क्या है? गन्ना। आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक है। नाबार्ड जो है एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक है। ऑप्शन ए विभाग है, ऑप्शन बी बोर्ड है, ऑप्शन सी खंड है, ऑप्शन डी बैंक है। नाबार्ड क्या है? तो इसमें ऑप्शन होगा डी सही होगा, एक बैंक है। नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है। तो नाबार्ड एक बैंक है, ऑप्शन डी सही होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं? आपको 4 ऑप्शन देख के बताना है कि इसमें कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिशें बताई गई हैं। तो ऑप्शन है आपका ए है गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन दूसरा आपका है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता है। ऑप्शन तीसरा दिया गया इसमें ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। तो 3 जो कथन दिए गए हैं इसमें बताना है कि LM सिंघवी समिति की कौन सी सिफारिशें हैं इनमें तीनों में से। इसमें आपका ऑप्शन होगा डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा। ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों सिफारिशें LM सिंघवी समिति के द्वारा दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस अनुसूची में या किस सूची में है? तो ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संवर्धित सूची, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन से कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ऑप्शन होगा आपका बी राज्य सूची में है। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में, किस संस्था में? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए आपका। ऑप्शन ए है कुल स्थानों का 1/3, ऑप्शन बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन सी कुल स्थानों का 1/4, ऑप्शन डी परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। बताइए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ऑप्शन होगा आपका ए सही होगा, कुल स्थानों का 1/3। कितना है? कुल स्थानों का 1/3। जैसे मान लीजिएगा 100 सीट है तो 33 सीट है जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है?
निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जन स्वास्थ्य, ऑप्शन बी स्वच्छता का प्रबंध, ऑप्शन सी जन उपयोगी सेवाएं, ऑप्शन डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में अधिक तीव्र, पोषणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया है? बताना है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में अधिक तीव्र, पोषणी, अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था। तो 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, या 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र, पोषणी, अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था। तो ऑप्शन होगा आपका डी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण, ग्रीन गोल्डन कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बांस। अगला प्रश्न है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ऑप्शन ए बीजों की उच्च पैदावार किस्म, ऑप्शन बी पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा डी, इनमें से सभी। हरित क्रांति की सफलता के लिए आपको बीजों की उच्च पैदावार की किस्में भी आपको ज़रूरत होगी, पर्याप्त सिंचाई सुविधा भी होनी चाहिए, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हैं बताइए? 15, 17, 18, 20, कितने क्षेत्र हैं? तो 20 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 20 क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी सही होगा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग जो होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए, ध्यान से देखिए कि शुष्क पत्तियां से, ऑप्शन बी शुष्क तने से, ऑप्शन सी शुष्क बीज से, ऑप्शन डी शुष्क पुष्प कली से। बताइए चारों ऑप्शन कौन से सही हैं? लौंग जो होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन होगा आपका डी, शुष्क पुष्प कली से। ऑप्शन डी सही होगा, शुष्क पुष्प कली से। अगला प्रश्न देखते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास योजना, कौन सी योजना, परियोजना? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पूरक पोषण, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन डी परिवार नियोजन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी, परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत परिवार नियोजन नहीं सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया था। कौन सी परियोजना? पायलट परियोजना। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1971 में, 1978 में, 1992 में, 1948 में। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जल्दी से बताइए
पायलट परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन होगा डी 1948 में। पायलट परियोजना 1948 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है आपको बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा कथन है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार करना। आपको बताना है कि तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी होगा, तीनों कथन सही है। कथन पहला कृषि उत्पादन को बढ़ाना कथन सही है, दूसरा भी कथन है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग को प्रारूप को बदलना, और तीसरा भी है भू प्रबंधन का सुधार करना। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी, किस जिले से हुई थी या कितने जिलों में हुई थी? आपको बताना है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी। 12 जिलों में, 15 जिलों में, 20 जिलों में, मात्र 51 शहरों में। तो उसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, 15 जिलों में। मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी 15 जिलों में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2005, ऑप्शन सी 2 जून 1960, ऑप्शन डी 5 दिसंबर 1945। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आया था। 1 अप्रैल 1937 में आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है साथियों, जय हिंद।